Can you all please recall this chapter? Come on, once again. Section 230, everybody, come on now. अरे याद करो भाई. दोस्तों, सेक्शन 230 में ऐसा अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं. 231, जो ट्रांसफर हुआ है, जो भी कुछ किया होगा, अरेंजमेंट किया, उसका सुपरविजन कौन करेगा? ट्रिब्यूनल. 232 में दोस्तों ऐसा अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर. 233 में सर्टेन, जैसे दो छोटे कंपनी या फिर होली ओन में एक्विजिशन. नाउ 234 फॉरेन कंपनी. 235 36 अभी हमने क्या? 35 अमिताभ बच्चन. 36 में माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकता है, मेजोरिटी भी कर सकता है, वो सब. 237 रणवीर कपूर की बात करेंगे. 230 इनको मजबूरी से उनको अमलगमेंट होना पड़ेगा. 238 239 240 240 बोलो, चलो बहुत इजी था. अमालगमेशन के होते समय जो भी कंपनी ट्रांसफरर थी उनके सारे ऑफिसर अभी भी लायबल होंगे. 239 क्या था? उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है एज पर सेक्शन 128. और 238 में अमिताभ बच्चन डिक्लेरेशन देगा कि इतना इतना पैसा मैं इतने इतने दिन में लाके दूंगा. तो 235 सेक्शन शैल बी रेड विद 238. वापस बताइए 240 क्या है, एक बार रिकॉल करो दोस्तों. 240 में ट्रांसफर कंपनी का जो ऑफिसर है वो अभी भी ऑफिसर लायबल रहेगा. 239 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने भले ही अमलगमेंट हो चुकी आपकी कंपनी, भले ही आप ट्रांसफर हो, आपको 128 के हिसाब से रखना पड़ेगी. और अगर आपको उसके पहले डिस्पोज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऑथोरिटी भी हायर कर सकती है. सेक्शन नंबर 238 शैल बी रेड विद 235. जब भी आपको एक्वायर करना है तो आपको फुल डिस्क्लोजर करना होगा. 237 सेंट्रल गवर्नमेंट अमलगमेशन करवा सकता दीपिका का. 236 35 अभी हमने देखा. 35 में अमिताभ बच्चन रहेगा, को एक्वायर करेगा. और 236 में एक्विजिशन होगा, मतलब वो माइनॉरिटी वाले भी हो सकते हैं और मेजोरिटी वाले भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है एक दूसरे को. और दूसरी बात 235 36 का एक डिफरेंस और है, वहां पे ऑफर 4 महीने के लिए खुला था, ये बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन एक्विजिशन है. 234 की बात करेंगे. फॉरेन कंपनी को भी करना है तो आपको आरबीआई का परमिशन लगेगा. 233 में लिखा था सर्टेन कंपनी चाहे फिर होली ओन्ड को आपको एक्वायर करना है. 232 अमलगमेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए. 231 जो भी हमने काम बोला है उसके ऊपर हम लोग सुपरवाइज कर सकते हैं मैकॉन ट्रिब्यूनल. और 230 में ऐसा अरेंजमेंट जहां पे बोलो यार प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही. दैट्स ऑल ओवर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर. हे लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम तो सुना होगा, वाइंडिंग अप. एवरीबडी आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर जिसका नाम है वाइंडिंग अप? Oh my God, everybody, are you there? ये वही चैप्टर है जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट के सबसे ज्यादा सेक्शन है. लगभग 100 के करीब सेक्शन होने वाला है चैप्टर. नाम तो सुना होगा, वाइंडिंग अप. पहली बार मैं अपने इतिहास में ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो एज पर 2013 एक्ट है. इसके पहली वाली बैच में हैव टॉट फॉर 1956. दोस्तों बताइए बच्चों, वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन में क्या फर्क होता है? अच्छा, वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, डिसोल्यूशन इज एन इवेंट. वाइंडिंग अप 2-3 साल तक चलता है, 4 साल तक चलता है, जहां पे लिक्विडेटर आता है, कंपनी के एक एक प्रॉपर्टी को बेचता है, एक एक क्रेडिटर को पैसे देता है. यह काम 3-4 साल तक चलेगा. कंपनी के एसेट्स बिकते रहेंगे, जमीन बिकते रहेगी, प्रॉपर्टी बिकते रहेगी. इट मे टेक 2 years जो काम ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है. और एक बार सारा का सारा सारे के सारे एसेट्स एक बार जब बिक जाएंगे दोस्तों, उसके बाद में शुरू होगी कहानी. उसका नाम हो जाएगा डिसोल्यूशन. वाइंडिंग अप 3 साल, डिसोल्यूशन सिर्फ 1 दिन. गेम ओवर. आर यू देयर? इसलिए बोलता है दोस्तों, पहले सबसे पहली बात तो क्या होता है? बोलो भाई, सबसे पहली बार होगा दुनिया में, बोलो क्या? वाइंडिंग अप होगा, उसके बाद में डिसोल्यूशन. आप मुझे बताओ वाइंडिंग अप चैप्टर को लाने की जरूरत क्या है? दोस्तों अगर वाइंडिंग अप नहीं होता पहले तो ये डिफरेंस देख लीजिए.
या आपके बुक में है? पीपीटी बुक में जाकर देखिए, आपको डिफरेंस दिखेगा? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे पास? Okay, it's okay. Anyways, it is no more important. Please look your baby. What is this? Anyways, no problem. आपने लाना वैसे भी वाइन, जो भी नए चैप्टर्स इसकी पीपीटीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखने में वक्त जाया नहीं करेंगे। सारे पीपीटीज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा और फेसबुक के मेरे पेज पर भी है। आप डाउनलोड जरूर करें, उतनी मेहनत तो कर ही सकते हो आप, राइट बेबी? ये सब कुछ वहां मिलेगा। कंपनी क्या लिखा है? इट्स अ प्रोसेस। विच वन इज प्रोसेस? ये क्या है? इवेंट है। ये 2-3 ईयर्स, ये 1 डे का इवेंट है। और ये क्या है? रिमेन इन एग्जिस्टेंस। कंपनी अभी भी चालू है और कंपनी का अस्तित्व बंद हो चुका है। डिसोल्यूशन कमेंसेस आफ्टर व्हाट? लिक्विडेशन, मतलब वाइंडिंग अप खत्म हो गया। और वाइंडिंग अप इन्वॉल्व्स द लिक्विडेटर्स एक्ट ऑफ रियलाइजिंग एंड कलेक्टिंग द असेट्स, सैटिस्फाइंग द डेट्स। कौन सा लंबा चौड़ा काम है? वाइंडिंग अप, जहां पे लिक्विडेटर को बुलाया जाएगा और फिर बोला जाएगा आओ भाई आओ, लिक्विडेटर आओ, हमारी प्रॉपर्टी को बेचो, और सारी प्रॉपर्टी को बेच के जिन जिन का हमने पैसा लिया है लायबिलिटी चुका दो, कुछ पैसा बच गया तो शेयर होल्डर में बांट दो। पर एक बात मैं पूछूंगा, एक बात पूछूं, बताओ बच्चों, क्या होता अगर वाइंडिंग अप नाम का चैप्टर दुनिया में नहीं होता? भाई और बहनों, अगर ये चैप्टर नहीं होता, हर कोई क्रेडिटर ये बोलता पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। सोचिए 100 रुपए का असेट है, मांगने वाले 500 रुपए वाले लोग हैं, तो सब लोग ये बोलते पहले मैं। इसीलिए किसको पहले और किसको बाद में वो डिसाइड करना होगा, जिसके नियम और जिसके कानून दिए हैं वाइंडिंग अप चैप्टर में। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सबसे पहले पैसे किसके देना चाहिए? चलो देखते कितने लोग समझ पाएंगे किसको पहले सबसे पहले देना चाहिए। चलो मैं आपको ऑप्शन देता, गवर्नमेंट के ड्यूज, वर्कमैन के ड्यूज, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सीक्वेंस में लगाओ। सबसे पहले कौन? गवर्नमेंट। अच्छा, आपकी नजर में गवर्नमेंट के टैक्सेस की वैल्यू ज्यादा है उन लोगों से भी जिन्होंने मेहनत रात दिन जो पसीना बहा है। Oh baby, it's not like this. समझ गए होंगे आप इस चैप्टर की जरूरत की। आप जैसे लोग होते हैं, गवर्नमेंट बोलता सबसे पहले मैं, सिक्योर बोलता मैं, वो बोलता मैं, सारे लोग मारा मारी करते हैं, पैसे किसको नहीं मिलेंगे। इसलिए एक्ट है चेक इट आउट बेबी। आपके सारे जवाब गलत थे दोस्तों। सबसे पहले पैसा मिलेगा इस जिंदगी में जिसको बोलते हैं वर्कमैन, जो ब्लू कलर लोग होते हैं, जैसे लाडला मूवी में आपने देखे होंगे। वर्कमैन जो वेजेस, जिनको सैलरी नहीं मिलता, जिनको वेजेस मिलता है, और साथ साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये 2 लोग होते हैं जिनका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके बाद में भी जो पैसा बच जाए तो वाइंडिंग अप का जो लिक्विडेटर जो है उसके पैसे मिलेंगे, उसकी भी सैलरी मिलेंगी। उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो प्रेफरेंशियल पेमेंट अर्थात गवर्नमेंट ड्यूज, अर्थात व्हाइट कॉलर वाले लोग जैसे हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और साथ साथ में जो भी उनका 210, 206 इन्वेस्टिगेशन का कोई एक्सपेंसेस हुआ रहेगा, SFIO, और उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो इन दोनों को मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फ्लोटिंग चार्ज। सोचिए अगर लॉ नहीं बनता तो सब लोग मारा मारी और हर रोज दंगल 2 करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। इससे पहले ये लोग आपस में नहीं, प्रॉब्लम तब नहीं होती मित्र जब असेट्स 1000 करोड़ के हैं और देना सिर्फ 200 करोड़ है। पर भारत में कंपनी वाइंडिंग अप पे जब आती ना, मतलब वो बर्बादी के हालात पर होती है, उसको देना होता है ज्यादा और अवेलेबिलिटी होती कम। ऐसे समय पे किसको पहले और किसको बाद में ये डिसाइड करने के लिए आ रहा है आपके सामने वो एक्ट जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। नाम तो सुना होगा, वाइंडिंग अप। दोस्तों, दूसरी बात सोचिए, मैं ही कंपनी, मैं ही असेट्स को रियलाइज कर रहा हूं। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने सारे असेट बेच दिए 1000 करोड़ के, बताए 300 करोड़ के है, और 300 करोड़ सब में बांट दिए, 700 करोड़ चुरा लिया। इसलिए दोस्तों, वाइंडिंग अप करना है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर। ट्रिब्यूनल ऑफिशियल लिक्विड, अब सुन लेना, तुम बहुत बोल रही थी ना लिक्विडेटर कौन है, अब आ गया तुम्हारा हीरो।
दोस्तों ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा, आप ऑफिशियल लिक्विडेटर, आज के बाद में सारे एसेट्स का मालिक मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, जितना भी माल है ये सब मेरा, हर चीज को मैं बेचूंगा, हिसाब किताब मैं मेंटेन करूंगा, ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट मैं करूंगा, हर लोग का लायबिलिटी मैं चुकाऊंगा, हर 3 महीने में रिपोर्टिंग मैं करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि वाइंडिंग अप का जो 100 नंबर का 100 सेक्शंस का जो चैप्टर है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाम तो सुना ही होगा लिक्विडेटर, इसलिए बोलते हैं लिक्विडेटर का भी इंपॉर्टेंस है। वंस द कंपनी गिव्स एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप, then no more will become, no person is the owner of the company except liquidator, right? Liquidator has got all the powers to sell the property of the organization. समझा? तो इस चैप्टर में क्या कहेगा, लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा, लिक्विडेटर कौन हो सकता है, लिक्विडेटर कब। वाइंडिंग अप करने के लिए मुझे बताओ 2 तरीके हैं। कौन तरीका सबसे पहले? कभी कभी आपको बोले ए बंद कर तेरी कंपनी लोगों को लूटने के लिए बनी है, तू छोटा आदमी है, तूने कंपनी लोगों को ठगने के लिए बनाई है। ट्रिब्यूनल ही बोलता है बंद कर दे भाई, तेरे कंपनी का जो नीतिमत्ता है जो बना है वो बनने में ही प्रॉब्लम है। और कभी कभी लोग खुद ही बोलते हैं हम बंद चाहते हैं, हमें नहीं रहना इस दुनिया में, इसलिए कंपनी रिजोल्यूशन पास करके, बोर्ड रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन पास करके बोलती है हमें अब बंद कर दो। याद करिए मैंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया था, जहां पे मैंने कहा था हर झगड़े का, हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़े का इंतजाम वाइंडिंग अप नहीं होता, मतलब डिवोर्स नहीं होता। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा होगा भाई और बहना, तो आपके इसमें और एक रास्ता अवेलेबल है, इसका नाम क्या है? अगर आपको वाइंडिंग अप नहीं करना है तो आपके इसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है। पर जो बात ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से भी नहीं होगी, मान लीजिए मैनेजमेंट के बीच में और कंपनी के बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ चुका दोस्तों, अब इनका सेटलमेंट भी नहीं होगा और सुलेनामा भी नहीं होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप एक कंपनी के लिए कही जाने वाली सबसे बड़ा कंपनी का शाप है, ये कंपनी का अंत होने जा रहा है। जनरली नो कंपनी प्रेफर्स टू हैव व्हाट वाइंडिंग अप, बिकॉज कंपनी के सपने होते कुछ और है। कभी कभी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वाइंडिंग अप नहीं लिखा होता है, मैं बना रहा होता कि वाइंडिंग अप को ढोकले फिर बनाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज कभी वाइंडिंग अप की बात नहीं करता। वाइंडिंग अप एक कंपनी का लिए होने वाला पाप है, शाप है। वाइंडिंग अप बहुत एक्सट्रीम केस में किया जाता है, पर कभी कभी होता है वॉलंटरली भी होता है। मान लीजिए वो जॉइंट वेंचर में था और जॉइंट वेंचर अब खत्म ही हो गया, हाँ, और मे बी द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज नो मोर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिर्फ इसका ही पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज ही खत्म हो गया। जैसे गुजरात में हुआ, दारू का बिजनेस था, मेरी फैक्ट्री दारू की, दारू ही बंद हो गई। मानिकचंद के साथ में हो, मैं सिर्फ गुटखा ही बेचता हूं, गुटखा ही बंद हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी कभी ऑब्जेक्ट क्लॉज ही बंद होता है। क्या बोले भाई बंद हो गया, भाई बंद ही। अब क्या, जो मैं जिसके लिए मैं आया था भाइयों बहना, अगर मैं लॉ और आईटीएसएम नहीं पढ़ाता और सिर्फ इसका पढ़ाता तो आज मेरी कंपनी भी वाइंडिंग अप हो जाती। मैं आपके बीच में नहीं होता, आज मैं आपके बीच हूं इस वजह से। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। वाइंडिंग अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चैप्टर है, पर वाइंडिंग अप, मैं वाइंडिंग अप सोचा ना, मैंने बहुत कर्जा लिया, बोले बस वाइंडिंग अप कराम। आज के बाद मेरी कंपनी क्रेडिटर एक भी अगर इधर आया ना, मां कसम ठोक देंगे, इधर आना नहीं, कंपनी वाइंडिंग अप। ऐसा थोड़ी ना चलेगा वे, इसलिए तो वाइंडिंग अप का चैप्टर है। ऐसा वाइंडिंग नहीं चलता। वाइंडिंग अप करने से पहले आपको ट्रिब्यूनल की इजाजत लेना पड़ेगी, मैं वाइंडिंग अप हो जाऊं क्या, वरना क्या है, सब लोग क्या करेंगे, ले 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 वाइंडिंग अप, प्लीज आना नहीं, इधर आएगा जाएगा नहीं बाहर। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइंडिंग अप। ऐसे तो ऐसा हर कोई आदमी ऐसा वाइंडिंग अप होने लगा इतना इजीली, तो साला हर आदमी पैसे मतलब फॉर्मेशन कर, शेयर कैपिटल क्रिएट करो, क्लोज, काय का पैसा, आना नहीं इधर, वाइंडिंग अप हो चुका है। ट्राई, तो ऐसा दिवाला इंसान खुद क्या आता है, दिवाला मेरा, ऐसा दिवाला नहीं निकलता साहब। दिवाला निकालने से पहले आपको ट्रिब्यूनल ने बोलना चाहिए आपका दिवाला निकल चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कम ऑन, चेक इट आउट एवरीवन। मजा है इस चैप्टर में, मजा। आओ बच्चों आओ, आपने इस स्लाइड को देखना है। 270 नंबर के सेक्शन में लगा है।
दोस्तों, वाइंडिंग अप करने के दो तरीके। नंबर 1, टैन टैन, आपको वाइंडिंग अप आप खुद नहीं करोगे, आपकी बार मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। यह लिखा है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और यहां पे लिखा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। उसके दो बच्चे बने, मेंबर बोलते हैं मार डालो, क्रिएटर बोलते हैं मार डालो, दोनों बोलेंगे मार डालो। हम खुद ही बोल रहे हैं कि हमें मार डालो, अब दोनों का प्रोसीजर अलग होगा, पर इसके लिए कुछ अलग नियम कानून है, इसके लिए अलग है और इसके भी लिए अलग है। समझ रहे हैं? बोल दो बच्चों, वाइंडिंग अप के दो तरीके कौन से? नंबर 1, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कैसे बोलेगा कब वाइंडिंग अप करना चाहिए? यार है आपके सामने 207, ओ माय गॉड, 271 क्या लगा यहां भाई? क्या लगा circumstance which company may be wound up by the tribunal। ऐसे कौन सी बातें होती है जब आपको मजबूरन आपकी कंपनी को बंद करना ही होगा, आपकी बात ट्रिब्यूनल कहते हैं बस, इसके बाद में कंपनी सिर्फ बंद होना चाहिए। पर ऐसा कौन सा गंदा काम कर लिया आपने जो आपकी कंपनी को ट्रिब्यूनल ने फरमान निकाल दिया, बस खलास? वो है 271। इसीलिए अगर मैं यहां पे इस चार्ट में जाऊंगा दोस्तों, यहां पे लिख दूंगा 271। कौन सी ऐसी जगह है? वो 8 जगह है जो मैं इसके बाद में तुरंत पढ़ाऊंगा आपको। वह 8 जगह में आपकी कंपनी को झक मार के बंद करना है, बिकॉज अब की बार ट्रिब्यूनल कहता है मार डालो साला। और ऐसे समय तो वॉलंटरी है। एक बात बताओगे, कब बोलेंगे मेंबर्स की बंद कर दो? हो सकता है कंपनी जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद ही खत्म हो गया। और क्रेडिटर कब बोलेंगे? जीते जी इस कंपनी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। एक काम करो, विजय माल्या सुन, ट्रिब्यूनल सुन ले, इस आदमी ने बैंक का 1 रुपया नहीं दिया, या लंदन में जाके बैठा। एक काम करो ना, काम करो। पहली बात तो ये 230 करेंगे और 230 से भी एक कमीना इंसान सुधरा नहीं, समझा? 31 में बोलेंगे नहीं कर रहे, पैसे नहीं दे रहे, ट्रिब्यूनल बोलेगा वाइंडिंग कर दो, ये नहीं दे रहे पैसे आपके, कोई बात नहीं, समझा? तो क्रेडिटर भी बोल सकते साहब, हाँ आपने 230 में हमारे बीच में अरेंजमेंट करवाया था, पर इस आदमी कुत्ता है, कमीना, पैसे ही नहीं देता। आपने अरेंजमेंट में बोला था ये आदमी वैसा करेगा, पर ये हरामखोर पैसे नहीं दे रहा। 9,000 करोड़ रुपए में से 90 रुपए नहीं दिए, ले लो। बताओ वाइंडिंग अप से क्या मिलेगा? अरे कुछ तो मिलेगा ना, प्रॉपर्टी बेच कुछ मिल। एक काम करते हैं, एसबीआई बोलेंगे एक काम करते हैं, इसका जो गोवा का बंगलो ना मैं ले लेता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझे नहीं? अरे कुछ तो मिलेगा। वाइंडिंग अप जब होगा तो लिक्विड रहेगा, ये बेच वो बेच, कुछ तो भी बेच के कुछ तो मिलेगा ना, तो कुछ तो भी लेने को तैयार है। और वैसे भी आप सभी जानते हो ये सारे पैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर के हैं। तो विजय माल्या का सिक्योर्ड क्रेडिटर हाई लेवल पे आता है, हाईएस्ट लेवल पे। मतलब सबसे पहले किसको पैसे मिलता है? वर्कमैन ड्यूज, तो सिक्योर क्रेडिटर ही सर है। कोई भी बैंक ऐसे लोन देती नहीं, कंपनी डिसॉल्व होंगी सबसे पहले उनको पैसा मिलेगा। अभी तक डिसॉल्व हुई कि कंपनी? अभी भी वो परसों दिन बोल रहा मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं बोल रहा। अब मुझे बताओ क्या, तो हम लोग कौन है फिर? ये आदमी गलत नहीं, हम तो भगवान है। वो बोल रहा है कि वो कुत्ता बोल रहा है मैंने कुछ गलत नहीं। अरे बच्चा बोलेगा यार, किसको भी बोलेंगे। आज विजय माल्या एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो भारत में, भगोड़ा है, वो भाग गया। मैच देखने बैठा है ग्राउंड पे, लोगों का पैसा लूट के लंदन के घर में बैठा है। ऐसे इंसान को वाइंडिंग अप करवाना चाहिए नहीं? ट्रिब्यूनल बोलेंगे वाइंडिंग अप करा दो सालों। पर क्रेडिटर डायरेक्ट क्रेडिटर बोलेगा क्या? क्रेडिटर बोलेगा हमने लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया। ए क्रेडिटर चुप, इतनी भी औकात नहीं तुम्हारी। तुमको बंद करना ना, तुम मत करो, तुम ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। फिर तारीख पे तारीख होगी। ये क्या 270 मेरा हो गया। अब देख सकते हो वाइंडिंग अप कौन करने बोल सकता है? ट्रिब्यूनल। वॉलंटरी में 2 बच्चे कौन से? मेंबर, क्रेडिटर।
Notwithstanding anything contained in any other act, the provision of this act with respect to winding up shall apply to बाकी आगे तेल लगाना है. हम जो कह रहे हैं हम है, बाकी पानी का. वैसे दुनिया में दोस्तों दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक प्रोविजनल. सब प्रोविजनल. देखो बच्चों, ट्रिब्यूनल ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा. इसको अगर टाइम लग रहा हो तो उस समय तक वो आपके लिए प्रोविजनल का था. तो प्रोविजनल लिक्विडेटर कब तक काम करता? जब तक ऑफिशियल नहीं आता. समझे? आफ्टर वाइंडिंग अप पिटिशन हैज बीन प्रेजेंटेड बट बिफोर द वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन इशूड. समझा क्या? कोर्ट में यहां पे कोर्ट मतलब कौन? ट्रिब्यूनल में कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. उनको लगेगा यार अभी काम करो. अब बताओ इतनी जल्दी क्या लिक्विडेटर को अपॉइंट करें? हो सकता है ये विजय माल्या छोटा आदमी प्रॉपर्टी बेचने निकला होगा. वो बोल रहे हैं कि साहब ये जब तक तुम ऑफिशियल लिक्विडेटर भेजोगे ना, ये सब बेच के सब खा जाएगा. एक काम करो, इसको रोको, ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजो. वो नहीं आ रहा होगा तब तक प्रोविजनल को भेजो, इसको रोको. लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू सेटिस्फाई द डेट्स. किसके डेट्स? उसको कंपनी के सारे क्रेडिटर को डेट दे दे. ऑब्लिगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट व्हाट द सरप्लस. अरे सरप्लस बचेगा तब ना. आपको में सरप्लस बचा तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. वैसे डिविडेंड दुनिया में दो तरीके से होता है. जो प्रॉफिट कमाते जो देते वो भी डिविडेंड, और जो सब माल बेच के जो बचता है कंपनी के वाइंडिंग अप में, वो भी जब जाता है तो उसको भी नाम डिविडेंड ही होता है. अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसकी? सीजी. इसकी कौन करेगा? अपॉइंटमेंट इज अ टेम्पररी एंड कंटिन्यूस टिल अपॉइंटमेंट. अच्छा एक बात बताओ, ये कब तक चलेगा? ये आदमी कब तक काम करेगा? नहीं, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कब तक काम करेगा? जब तक सारी प्रॉपर्टी बेच के सबको सेटिस्फाई नहीं कर देता. और ये प्रोविजनल कब तक काम करेगा? जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता. 271 पढ़ने का मेरा मन कर रहा है. पढ़ लू क्या? पढ़ लो. एवरीवन आर यू देयर? कम ऑन बेबी. अ कंपनी में ऑन पिटिशन अंडर सेक्शन 272. हाँ 272 टू इधर से कैसे आ गया बे? इसलिए 2 में जाना पड़ेगा पहले. जाओ बच्चों जाओ. कंपनी में ऑन पिटिशन अंडर कब बोला? 272. इसलिए मुझे 272 पहले देखना होगा. 272 किसको बोला था? किसका? क्या लिखा? 272 पहले पढ़ो. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल. समझा? कौन कर सकता है? किसको खुजली है कि ट्रिब्यूनल को बोलेगा बंद कर दो साहब इसको, ये आदमी किसी लायक नहीं है. आपको मालूम है? सुनो ना, यह तरीका है. इसमें आप किसको बोलेंगे? ट्रिब्यूनल बंद करवा दो इसको, अच्छा आदमी नहीं है. कंपनी बोल सकती है. कंपनी खुद ही बोल रही है हमको मार डालो. ये कौन सा वाइंडिंग अप है? कंपल्सरी है वॉलंटरी? कंपल्सरी. आगे देखो ना क्या लिखा है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन. नहीं मतलब मुझे क्या बोलना, 271 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं. 271 क्या है यार? आप पढ़ रहे हैं क्या? मैं किसको पढ़ा रहा हूं? क्या लिखा? आप पढ़ो. ट्रिब्यूनल कब करेगा? कंपल्सरी या वॉलंटरी? ट्रिब्यूनल बोल रहा है बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा. हम अभी वॉलंटरी की बात नहीं कर रहे. हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे लिखा था मैंने. क्या लिखा था? वाइंडिंग अप कौन करेगा और इधर कौन अप्लाई करेगा? मैं आपको एक बात समझाता तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी. ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है ना, अगर मेंबर करने का बोल रहा है ना, तो मेंबर को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? अच्छा खासा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मान लो वो उतने मेंबर जमा नहीं कर पाए जितना कि रिजोल्यूशन होना चाहिए, तो बेचारे वॉलंटरी का चांस खो दिए. वॉलंटरी बोला कि तुम्हारे कंपनी के पास में इतने तभी परसेंटेज होना चाहिए. आई थिंक 3/4 है वो.
मुझे देखना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा कुछ तो। पर अगर मान लो 76%, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 76% लोग नहीं है, आपके में सिर्फ 20% लोग हैं, आपको लगता है कि ये आदमी नीच है, ये कमीना है, कुत्ता है, इस कंपनी को बंद करो। अब 20% लोग तो वॉलंटरी जा नहीं सकते बिकॉज उनका रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा। अब उनके में एक दरवाजा है, हे ट्रिब्यूनल, हम बड़ी संख्या में 20% है, पर हमारे पास में वो सारे मुद्दे हैं जो 271 में लिखे हैं। हम अप्लाई ट्रिब्यूनल वॉलंटरी तो कर सकता है, पर ट्रिब्यूनल को ये सारी चीजों में अप्लाई भी कर सकता है। कौन? मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी अप्लाई कर सकती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हमने कभी दावा नहीं किया कि ट्रिब्यूनल कंपलसरी में सू मोटू करता है। सू मोटू मतलब क्या है? वो खुद ही करे, ऐसा नहीं। 20% लोग उसको बोलेंगे, किसको? फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है, पर कौन से ग्राउंड्स? ये ग्राउंड जो 271 में लिखे, ग्राउंड्स इधर लिखे। कंपनी में ऑन पिटिशन, कंपनी में ऑन पिटिशन under section 272, being on the tribunal if the company is unable to pay its debt, नाम तो सुना ही होगा, unable to pay debts। आपकी कंपनी इतनी डूब चुकी है कि आपके पास में रुपया नहीं है, आप डेट चुका नहीं सकते हो। किस काम की कंपनी जो लोगों को ठग रही है, लोगों से पैसा ले रही है और लोगों रिपेमेंट क्या करेंगे फिर? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? 72 में लोगों का नाम दिया है, ये सारे लोग बोल सकते, समझा क्या? कौन कौन बोल सकता है? कंपनी बोल सकती है, इसमें एंड नहीं है। क्रेडिटर बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं। सर कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? समझाऊंगा जब वक्त आएगा। और इन तीनों को साथ में, ये तीनों साथ में भी बोल सकते हैं। आरओसी बोल सकता है, पर्सन ऑथराइज सीजी के लोग भी बोल सकते हैं, बंद कर दो। इन केस ऑफ फिलिंग ऑफ क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 271 सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता है। अब 271 सी क्या है? ये ऐसा है, अगर भारत की अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा के साथ में भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी के साथ में आपने कुछ खेला, मतलब आपकी कंपनी कुछ ऐसा बना, हो सकता है बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब बनाती बॉम्ब, और आप बॉम्ब बना के, अरे कुछ भी लिखा होगा, देखो ना, एक्टेड अगेंस्ट किसके लिखा है? एक्टेड अगेंस्ट और कम ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रेट है, अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा, महिमा, सुषमा। सुनो एक बार, अगर कोई भी हो भारत के आबरू बेआबरू कोई कर रहा हो, भारत की अखंडता, एकता को कोई तोड़ रहा हो, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, मॉरलिटी, आपको लगता नहीं कुछ तो भी ऐसा देश के अगेंस्ट कुछ हो रहा है? मतलब आपकी कंपनी इस मुद्दे पे काम करे जहां पे देश अपना बर्बाद होएगा। भोपाल गैस लीकेज, ये इसका एग्जांपल है। मतलब ऐसी कोई कंपनी जैसे नहीं, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो समाज के लिए ठीक नहीं, भारत के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, तो उसके में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई इसको बंद कर। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कर रहा है, वो अपील कर रहा है। अपील किसको? अप्लाई कर रहा है किसको? ट्रिब्यूनल। ये लिखा ना, अ कंपनी में ऑन द पिटिशन अंडर सेक्शन 272 बी बाउंड अप। समझा क्या 272 में क्या लिखा है? कौन से लोग अप्लाई करेंगे? कंपनी करेगा, आरओसी करेगा, सीजी करेगा, सब मिलके करेंगे, क्रेडिटर भी करेगा, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस बात के लिए? ट्रिब्यूनल बंद करा यार। पर कौन सी चीजों में? जब ऐसा कुछ हुआ होगा। एक, अनेबल टू पे इट्स डेट। नंबर, तीसरी बात क्या बोली थी मैंने? क्या बोला था मैंने? भारत की अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा। दूसरी बात, एसआर पास हुआ है, रिजॉल्व बाय द कंपनी, सर एसआर पास करने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जी हां, आपके पास में वॉलंटरी से भी जाना तो वो भी कर सकते हैं, और फिर साथ साथ में आपका दूसरा ऑप्शन है कंपल्सरी। अभी आपकी कंपनी के लोगों ने एसआर पास कर लिया
तो अब एक काम करो, इसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी बोल सकते। या फिर आपको अगर नहीं लगता, बोले काम करो सर, हम लोग पिटिशन दाखिल करते हैं ट्रिब्यूनल में, तुम डिसाइड कर लो। आ गया द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी अंडर चैप्टर, क्या नंबर है ये नंबर का नंबर बोलो, 19। ये न्यू 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 न्यू, आपको ना ये न्यू न्यू दिख रहा है, यहाँ पे देखो, न्यू 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 न्यू, और एक न्यू है, न्यू 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 न्यू, क्या न्यू न्यू बोल रहा हूं मैं? ये दोस्तों 1956 के एक्ट में नहीं है, ये तीनों को पहली बार पैदा किया गया। सीडी डी तो मैंने आपको बताना है, जरा ये पढ़ो क्या लिखा है। रिवाइटल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनीज, चैप्टर 19, और चैप्टर नंबर 19 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। दोस्तों अगर रिहैबिलिटेशन, अरे लिखा है ना सिक कंपनी के बारे में, वो सिक कंपनी ऊपर, अरे रिहैबिलिटेशन करने गए, मान लो एग्जांपल उस आंटी को कैंसर हुआ था, और रिहैबिलिटेशन में ऊपर नहीं, आप समझ रहे हैं? एक आंटी को कैंसर हुआ था, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गए, क्या करेंगे? उस पर कीमोथेरेपी कराएंगे, पर कीमो में भी उसकी वाट और लग गई, अब क्या वाइंडिंग अप होगा कि नहीं उसको? वैसे ये कंपनी है जिसका सिक कंपनी बन चुकी, कंपनी बीमार है, रिहैबिलिटेशन करके गवर्नमेंट कुछ दे के इधर से लेके उसको मरने के बाद थोड़ा सा जिंदा करने की, पर वो कोशिश रही नाकामयाब, मार डालो। दोस्तों एप्लीकेशन मेरे पास रजिस्टर, आरओसी भी एप्लीकेशन कर रहा है, or any other person authorized by CG by notification of this act, tribunal is of the opinion that office of the company has been conducted in the fraudulent, क्या बोला है? कंपनी का काम ही लोगों को फ्रॉड करने के लिए हुआ है, or the company was formed for the fraudulent and the unlawful purpose, or the person concerned in the formation of management of its affairs have been what? Guilt of fraud, misvisions और मिसकंडक्ट इन कर, मतलब क्या तो कंपनी लोगों को ठगने के लिए बनी है, या फिर कंपनी के जो लोग ही है जो कंपनी को करता धरता चलाते हैं वो लोग ही गद्दार है, वो गिल्टी है, वो मिसविजन से मिसकंडक्ट करते हैं। ऐसे केस में क्या हम लोग उनको छोड़ देंगे? जी नहीं, आपकी बात छोड़ने का नाम ही ना ले। बताओ ना मैं क्या बोला, ये पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़िए। एक आपने हर्षद मेहता की कंपनी सुनी होगी, हर्षद मेहता हमारे बीच में नहीं है आज। हर्षद मेहता हमारे बीच में है? अरे मर गया ना हर्षद मेहता। कौन था हर्षद मेहता मालूम है क्या? ये बोगस कंपनी बनाया था, हौला आदमी था, कंपनी थी नहीं, और फिर बोलता था कंपनी है, उसके शेयर्स भी बिकते थे, भाव भी बढ़ते थे। सोचो कंपनी ही नहीं, पहले कितना, जब सेबी स्ट्रांग नहीं था, जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था, हर्षद मेहता जैसे लोग जो होशियार थे उन्होंने कंपनीज के सेक्शन का कितना मिसयूज करके कंपनी बनी लोगों को ठगने के लिए। ऐसा क्या क्या उन्होंने हर्षद मेहता ने शेयर लाया, 30 रुपए में शेयर लाया, फिर कुछ लोगों ने लिया, खुद ही बढ़ाया रेट, खुद ही बाय किया 60 रुपए में। अब जिसका 30 रुपए का शेयर था उससे कितने में बिक गया? लोगों ने क्या कंपनी है, 2 दिन में डबल, और लोगों ने लिया 60 में, इसने 70 में लिया, लोगों ने 80 में लिया, 100 में लिया। ऐसा करते करते डिमांड, ही यूज्ड टू रेज द डिमांड। 400 के शेयर, अब लोगों को क्या लत लग गई, लोग बोल रहे हैं बहुत भारी शेयर है, ये कंपनी इतनी आगे जा रही है, साल भर में 30 रुपए का शेयर 500 रुपए हो गया, 900 रुपए हो गया। अब इसके में जितने शेयर थे इसने 900 रुपए में बेच दिए। और कंपनीज नहीं, अब 900 रुपए में बेच के नक्की कर दिया। अब कितने रुपए का पैसे इसके में? 900 रुपए शेयर्स के पैसे हैं। अब लोगों ने शेयर है 900 रुपए का, और बाद में मालूम ही नहीं चला, बाद में डिक्लेयर हुआ एक दिन की कंपनीज नहीं थी, बोगस कंपनी थी। अब जिसके में 900 रुपए शेयर थे, शेयर मार्केट में भाव कितना हो? 10 रुपए फेस वैल्यू। समझा क्या क्या? आधे लोग तो समझा नहीं मैं क्या बोला, कोई बात नहीं। 900 रुपए के शेयर्स थे, अब कुछ बचा ही नहीं, बेचेंगे कहां? तो जो आखिरी में जिसके हाथ में शेयर्स होंगे वो तो लग गई। 900 की सीधा 10 रुपए। कंपनी ही बनी है लोगों को ठगने के लिए, और जिसका आदमी ही ठग है, जिसका आदमी ही वो है, इरादे ही ठीक नहीं है, लुटेरा है, लुटेरा। मिस बिजनेस का मतलब लिखिए,
मिस विजन का डूइंग अ प्रॉपर एक्ट इन अ रॉन्गफुल और इंजुरियस मैनर। डूइंग अ प्रॉपर एक्ट इन अ रॉन्गफुल एंड व्हाट इंजुरियस मैनर। लिखो वहां पे मिस विजन का मतलब। डूइंग अ प्रॉपर मिस विजन कहां लिखा है? मिस विजन मिस विजन्स कैसा शब्द है? बोलते समय दर्द होता है। बोल के होता है इसको? मिस विजन्स, मिस विजन्स लिखो भाई। डूइंग अ प्रॉपर एक्ट इन रॉन्गफुल मैनर, डूइंग अ प्रॉपर एक्ट इन रॉन्गफुल मैनर और इंजुरियस मैनर। दोस्तों आपके सामने बताओ बच्चों, कोई कंपनी ठगने के लिए बने या कंपनी आदमी ही? देखो ना लिखा है फॉर और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड। जो लोगों को लूटता है, बोलो बच्चों क्या करना चाहिए? कौन अप्लाई कर सकता है उसके खिलाफ? आरओसी या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी। इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, ओ माय गॉड, ये तो 164 जैसा लगता है। 164 ये कहां से लाया? तो डायरेक्टर में आप देखा 3 साल तक दोनों में से कोई भी एक नहीं भरा तो आपके कंपनी के डायरेक्टर बर्बाद होंगे। और सोचो 5 साल तक नहीं भरा तो पूरी कंपनी बर्बाद होगी। आपकी बात डायरेक्टर को नहीं बचाएगा। खबरदार अगर आपने 5 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं भरा, और लिखा है और, मतलब दोनों में से एक नहीं भरा, तो दोनों में से एक भरे तो चलेगा। वैसा ही था उधर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। क्या मतलब है इसका? एंड नहीं भरा और लिखा है, दोनों में से एक भी नहीं भरा। मतलब भरना क्या चाहिए? दोनों भी भरना चाहिए। कितने साल तक? और दोनों में से एक भी नहीं भरा तो कितने साल तक नहीं भरा? मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 5 साल तक भरा ही नहीं तो गई कंपनी। अगर मान लो एंड होता तो क्या मतलब होता? एक भी अगर करते तो चलता था, पर यहां पे लिखा दोनों में से एक भी नहीं भरा। कितने सालों तक? 5 साल। कॉन्सिक्यूटिव, लगातार 5 साल तक। तो आपके कंपनी के खिलाफ 272 में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी कर सकती है, आरओसी कर सकता है, क्रेडिटर कर सकता है और कंट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, और सब मिला के भी कर सकते हैं। इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एन इक्विटेबल आपके पास मोबाइल है, जरा उसमें देखिए ग्रामेटिकल, इसमें वोकैबुलरी में क्या मीनिंग होता है जस्ट एंड इक्विटेबल का। देखिए मैं आपकी तरफ से इसका इनपुट चाहूं। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? जस्ट एंड इक्विटेबल, बार बार इस शब्द को हमने जिंदगी में देखा है। मतलब कि ये इसके अलावा या फिर कंपनी बंद करने के लिए अब कोई वो नहीं है, मतलब पुख्ता भी वो है कि हमने बंद कर देना चाहिए। हमारे पास में पुख्ता क्या है? सबूत है, या फिर क्या बोलो ना उसके शब्द बताओ, मुझे बोलना है, बोलो जल्दी। हाँ, ये आखिरी तरीका बस बताओ ना क्या है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या जिंदगी है? इंटरनेट नहीं चल रहा है। चिंटी व्हाट इज दिस? फ्री का इंटरनेट भी नहीं चलता आपके पास? फ्री के इंटरनेट में भी नहीं। बताओ मुझे, लिखवाना जल्दी से सबको। मेरा तो नेट चल रहा है, हम ही देख लेंगे, रहने दीजिए आप सिर्फ पढ़िए, लिखिए। ग्राउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द केस टू केस एंड दे अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबलनेस। जिस सब्जेक्ट है कुछ लिखा ही नहीं। When the purpose of the company cannot be achieved, अरे वो एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मीनिंग चाहिए था मुझे। चिल बेबी, मेरे पास ऑक्सफोर्ड है।
ऑक्सफोर्ड की में भी अंदर उसका मीनिंग नहीं है। क्या बोल रहे हैं, मीनिंग क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको समझा देता, इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे, जिस पर्पज के लिए मेरा धंधा चालू हुआ था, मान लीजिए दारू, मान लीजिए इसका, अब वो चीज रही ही नहीं, तो अब मेरा बंद करना जस्ट एंड इक्विटेबल है। दूसरी बात, 3 बार इनका डिवोर्स हुआ, नहीं 3 बार इन्होंने झगड़े किए, हमने 3 बार सुलेनामा किया, चौथी बार वापस झगड़ा किया। अब कोर्ट बोलता है बस मेरे पास जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है तुम्हारे डिवोर्स का। मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पहली बार हुआ, सुलेनामा किया, दूसरी बार हुआ सुलेनामा, अब की बार बस, अब मेरे पास जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, अब आपकी कंपनी बंद होगी, होनारथ। समझ गया? द लास्ट रिसोर्ट, आखिरी पर्याय। दोस्तों आपको देखना होगा यहां पे क्या लिखा है। A company's substratum is the purpose of or the main object for which the company was formed. If the company has abandoned all its main object, not merely the sum of them, मान लीजिए मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, उसमें से 1-2 बंद हो गए, तो हम लोग कहेंगे नहीं जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। पर 10 में से वो चीज चले गई जो सबसे काम की थी, जिसके बाद धंधा नहीं लगता, तो कहेंगे जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। एग्जामिनेशन में एक बार पूछा था, एक कंपनी के पास में 10 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट बंद हुआ है, बताओ कंपनी के लिए जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड? आपका आंसर होना चाहिए था डिपेंड्स। वो 10 कौन से है जो आपके मेन मुद्दों से संबंधित है, जिसके बारे चलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। अगला सवाल यह रहा आपके सामने दोस्तों, ओह माय गॉड, यहां पे देखिए, यूजुअल टेस्ट फॉर द डिटरमाइनिंग वेदर द सबस्ट्रेटम मतलब क्या मेन मुद्दा है क्या नहीं, सब्जेक्ट मैटर इज गॉन। अगर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं, मतलब मेरा इसका सब्जेक्ट ही नहीं, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वॉज अ फॉर्म्ड हैज सब्सटेंशियली फील्ड। क्या रही है सब्सटेंशियली फील्ड? राही नहीं है, दारू का बिजनेस ही बंद करवा दिए, और इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी बिजनेस ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट ओलर्स। समझा क्या? अब क्या हो गया, एक तो पहली बात धंधा चलता नहीं, और जब धंधा चलता भी तो इतनी कंपटीशन हो गई कि आप उसको बस चलाने के लिए चला तो देंगे, पर धंधा चलेगा सिर्फ लॉसेस में, तो कंपनी बंद कर देंगे। किसमें चल रही? द सब्जेक्ट मैटर इज गॉन, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड हैज सब्सटेंशियली फील्ड। मतलब कि पहली बात तो मैंने दारू का बिजनेस चालू किया था, दारू बंद हो गई, और दूसरी बात मैंने दारू के धंधे का बहुत एक्सपेंशन करने के लिए मैंने इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करूंगा इसलिए बनाई थी, पर वो दारू मेरी ऐसी इतनी वाहियात निकली, वो गांव में भी नहीं चल रही, लोग पीते पर नशा ही नहीं आया उस, तो सब्सटेंशियली फेल हो गए। समझा? ओके गाइस, ये रहा आपके सामने भाई और बहना, ये पॉइंट जरूर बोलना, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। अगर आपकी कंपनी में डेडलॉक इन मैनेजमेंट क्या, कुछ नहीं, रास्ता ही नहीं निकल रहा, रास्ता ही नहीं, कोई भी मान रहा नहीं। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं पीऊंगा, बीवी क्या बोलती, ऐसा बेवड़ा चाहिए नहीं मेरे को, तो कोर्ट बोला थोड़ा बेवड़े को तो एक्सेप्ट कर ले, वो बोलते नहीं, वो कोर्ट थोड़ा दारू कम कर ले, डेडलॉक है। ये ऐसा डेडलॉक है, ये निकलने कुछ रेडी नहीं। समझा? वाइंडिंग अप। डेडलॉक मतलब ऐसी कहानी है हमारी अधूरी कि जिसमें वो जिस ढंग से आपस के, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कल रात भर मुझे नींद नहीं, और मुझे यही समझानी वो हुआ कैसे, मतलब मैं देखते रह गया, वो अपन हारते रह गए, मैं अपने आप को बर्बाद होते देख रहा था। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा होगा करके, आपको लगा था 1 विकेट 2 विकेट, सीरियसली यार, वर्चुअल वालों, कल यहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और जो हुआ
वो मैच हारा तो ठीक है, मैं खुद भी हार चुका था। मेरे को बहुत दर्द हुआ, पर मैं इमोशनली अटैच हूं, पता नहीं किस वो एक तो मेरे को विराट कोहली के लिए ज्यादा कंसर्न था। वो हवला 2 बार कैच दिया है, पहली बार कैच दिया मुझे ठीक लगा, पर मुझे गुस्सा तब आया कितना है जान दो यार, छोड़ो कोई बात नहीं, हमने बहुत दर्द देखी जिंदगी में। पर आपको मैंने एक बात बताई नहीं, यहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम है, नहीं सुनो ना, मुझे बोलना है। ये जो डेट दिया ना डेट, ये लिखा ना अनेबल टू पे इट्स डेट, वो कितने दिनों तक रहना चाहिए अनेबल टू पे इट्स डेट, उसको समझाने के लिए मैं आ रहा हूं आपके सामने। इधर आओ मेरे पास, इधर तो आओ, क्या लिखा है पढ़ो। ऐसा कब कहेंगे कि कंपनी अपने डेट नहीं चुका सकती? एक, इफ द क्रेडिटर और बाय द असाइनमेंट अदरवाइज टू होम द कंपनी इज इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज मतलब कम से कम 1 लाख रुपए की उधारी, और वो आदमी इतना छपरी भिखारी है कि वो कितने दिन से नहीं पैसे दे रहा, नोटिस सर्व कर दिए पर 21 डेज से वो पैसे नहीं दे रहा। दोस्तों मतलब ऐसा हुआ यह आदमी को नोटिस दिए, नोटिस देने के 21 दिन तक खत्म हो चुके हैं, फिर भी आदमी क्या नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यह आदमी इतना गरीब छपरी है कि इसके पास में 1 लाख रुपए भी नहीं, और कितने दिन में नहीं दे रहा है? कितने दिन में नहीं दे रहा? 21 दिन। मतलब अगर मान लीजिए, सुनो ना, आपने मेरे को पैसे दिए और मैंने आपके पैसे नहीं दिए 1 लाख, लगे आप वाइंडिंग अप मत करो मेरा। आपने 1-2 महीने तक मुझे ऐसे ही बोला, फिर आपने एक दिन नोटिस भेजी मुझे, सर पैसे दे दो, जब देखो, फिर आपने नोटिस दी, फिर भी मैंने आपको 21 दिन में पेमेंट नहीं किया। दैट विल बिकम द ग्राउंड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन द ट्रिब्यूनल। हाँ, जो ये आदमी सोचो 1 लाख रुपए नहीं दे रहा, मतलब कितना गरीब है। बहुत बड़े लोगों तो पैसे दिए नहीं होंगे, वही तो लिखा है। If any execution or other process issued on a decree or order any court of the tribunal in favor of creditor of the company is written unsatisfied, हो सकता है कोर्ट ने इसको बोला होगा ये आदमी के 5 लाख रुपए दे दो, पर ये भिखारी ने उनके 5 लाख भी नहीं दिए, मतलब कोर्ट का ऑर्डर की तौहीन कर रहा है। ये कोर्ट का नहीं हो सका माय लॉर्ड, ये मेरे जैसे इंसान, अब हो सकता है पहले से पैसे नहीं दे रहा होगा, इसके खिलाफ कोर्ट में चल रहा होगा, कोर्ट ने बोल दिया इसके 5 लाख दे दो, ये बराबर बोल रहा है क्रेडिटर, वो क्रेडिटर को पैसे दिया ही नहीं उसने, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद नहीं दिया। It is approved to the satisfaction of the tribunal that the company is unable to pay its debt, and in determining whether the company is unable to pay its debt, the tribunal shall take into account the contingent and prospective. Contingent and prospective समझता क्या? आज नहीं दे सकता तो इतनी छोटी सी रकम, तो तू कल क्या देगा? हो सकता है आपने 500 करोड़ का लोन लिया होगा और उसका हफ्ता होगा, हर महीने को आपको कम से कम 2-2 करोड़ देना है, 498 करोड़ बाकी है। क्या बोलेगा ये? तू कोई छपरी आदमी, तो 2 करोड़ नहीं दे रहा, ये कब चुकाएगा तू? पहला हफ्ता है तो उसमें नहीं दे रहा है, और इसका बैच वो भी देने के तेरे पास पैसे नहीं, तो एक काम कर ले भाई, चल कर खत्म कर, बंद कर। ये 3 बातें होंगी तो हम समझ जाएंगे वो आदमी पैसे देने लायक नहीं। एक, 1 लाख रुपए तक 21 दिन तक नहीं दिया। नंबर 2, कोर्ट की नोटिस सुनता नहीं। तीसरी बात नहीं, कॉन्टिजेंट तो नहीं, उसमें और भी लिखा ना, अनेबल टू पे इट्स डेट एंड इट्स डिटरमाइनिंग वेदर द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, द ट्रिब्यूनल शैल आल्सो टेक इनटू अकाउंट द कॉन्टिजेंट। एक तो आज तो नहीं दे पा रहा है, मतलब कोर्ट ऐसा नहीं, देखो एक बार समझने की कोशिश करो, ट्रिब्यूनल देखो, किसी कंपनी को मार डालना बोलते हो, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, समझने की कोशिश करो, उसके शेयर होल्डर मर जाएंगे, उसके डिबेंचर एम्प्लॉय, ऐसे कोर्ट रैंडम फैसला नहीं है बंद करवा दो, बहुत ऐसे इतना आसान नहीं, 1 लाख रुपए नहीं दिए इसलिए बंद करवा दो। लॉट ऑफ प्रोसीजर, लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव टू बी कंसीडर। इतना आप सोचो ना, अगर मान लो एक कंपनी बंद, जिससे हमने शेयर्स लिए बंद हो गई, तो हमारे तो लग गई और उसकी जो एम्प्लॉय उसकी लग गई, तो जब भी ट्रिब्यूनल फैसला लेगा, मतलब अभी बहुत इसके लिए दुनिया है, इट टेक्स टाइम, ऐसे तो नहीं ना वाइंडिंग अप चालू हो जाएगा तुरंत। नशे से चढ़ गई है कुड़ी, नशे से चढ़ गई।
ABCDEFG ABCDEFGHI। दोस्तों 7 बातें हैं 271 में जिन ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कंपनी बंद होना चाहिए। नंबर 1, एक कंपनी इज अनेबल टू पे डेट। नंबर 2, बोलो बच्चों, कंपनी के लोगों ने ही एसआर पास कर लिया। नंबर 3, वाह भाई, बोलो बच्चों, भारत की अखंडता, इज्जत, आबरू के साथ में धोखा हुआ। नंबर 4, आपकी कंपनी सिक होकर भी उभर नहीं पाई। नंबर 5, आपकी कंपनी को जस्ट किसका वो था ना, क्या लिखा है, आपकी कंपनी तो गलत धंधे के लिए बनी है या लोगों को बर्बाद करने के लिए बनी, वहां के लोग ही बर्बादी है, तो उस केस में रजिस्ट्रार भी कर सकता है अप्लाई। उसके बाद में आपकी कंपनी ने 5 सालों तक एनुअल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी एक चीज सबमिट नहीं की, लगातार 5 सालों, लास्ट में जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। आगे बढ़ू, पता 270 में और 270 में 72 में क्या फर्क है? 71 में लिखा है वह कौन से मुद्दे हैं जिनके बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे लोग, जो 272 में लिखा है ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर, द होल्डर ऑफ एनी डिबेंचर, whether or not any trustee or trustees have been appointed in respect of such other like। समझा क्या बच्चों? आपने डिबेंचर के ट्रस्टी के बारे में कभी सुना होगा? डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को बुलाया जाता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी हो या ना हो, तो क्या डिबेंचर ट्रस्टी भी इनके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है क्या? अरे यार, सिक्योर क्रेडिटर कर सकते हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर भी तो कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे कौन कर सकता है? ट्रस्टी भी। तो वहां पे लिखा ट्रस्टी भी कर सकते हैं। तो डिबेंचर शैल बी डीम्ड टू बी द क्रेडिटर्स। समझा क्या लिखा? ट्रस्टी फॉर द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर, मतलब उनके बिहाफ में कौन अप्लाई कर सकता है? ट्रस्ट भी करेगा तभी भी माना जाएगा सही है। आगे बढ़ लेना। कॉन्ट्रीब्यूटरी शॉल बी इंटाइटल्ड, कॉन्ट्रीब्यूटरी समझा तो मैं एक बार आपको, चलो समझा दो 2 मिनट को। Contributor shall be entitled to present a petition for the winding up of the company, notwithstanding he may be the holder of fully paid shares, or that the company may have no assets at all, or may have no surplus assets left for distributing among the shareholders after the satisfaction of liability and shares in respect of which he is a contributor, or some of them were either originally allotted to him or have been held by him, registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the act। बस पढ़ो अभी क्या लिखा है। कॉन्ट्रीब्यूटरी शाल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटिशन। समझा क्या? कॉन्ट्रीब्यूटरी भी कर सकता है या नहीं? इतनी लाइन तो समझ गई। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही मे बी द होल्डर ऑफ, क्या लिखा है? क्या लिखा है? फुली पेड। मतलब क्या होना चाहिए? साला छपरी आदमी 10 रुपए में से 6 रुपए तूने हमको दिया और तू अप्लाई कर रहा है, कंपनी बंद हो जाएंगे। इतनी तेरी औकात है? तू पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए, तो फुली पेड अप होगा तो तेरी अधिकार है, तू अप्लाई कर सकता है। और दैट द कंपनी हैव नो असेट्स एट ऑल और मे हैव नो सरप्लस असेट्स लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर आफ्टर द सेटिस्फैक्शन विथ लायबिलिटी, and the shares in respect of which he is a contributory, or some of them were either originally allotted to him or have been held by him and registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the winding up, or have devolved on him through the date of a firm। ये भगवान कितना क्या क्या लिखा है इसमें। नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे समझ रहे, मुझे अंदर से नहीं आ रहा। रुको, वो क्या बोल रहे हैं सुनो ना। पहली बात तो अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ऐसे हवा में नहीं समझेगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या है? अगर मान लीजिए असेट्स थे 400 करोड़ के और लाइबिलिटी हुई 600 की, अब 200 करोड़ बच गए। अब 200 करोड़ सामने लोग कम नहीं देंगे, उन 200 करोड़ में से 200 करोड़ लोग देंगे ना। किसको? तो फिर पैसे कहां से लाएंगे? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स थे, तो उनका भी पैसा मंगवा लेंगे। 10 रुपए में से कितने? 6 रुपए दिया, तो 4-4 रुपए मंगा लेंगे सबसे। तो वो पैसे देने वाला आदमी भी कौन है? कॉन्ट्रीब्यूटरी है।
तो कंट्रीब्यूटर कौन हो गया? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दो कंट्रीब्यूटर थे, एक तो लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए मतलब क्या? जो अभी के शेयर होल्डर करंट पर जिन्होंने पार्टली पेडअप किया है, पर उनके पैसे इतने आए, मान लो 150 करोड़ आए, अब कितने बच गए? अब इसलिए हम लोग जो पुराने शेयर होल्डर थे पर वो पार्टली पेडअप होंगे तो उनसे भी लाएंगे। समझने की कोशिश करें तो उनको बोलेंगे लिस्ट बी। और समझा? लिस्ट और लिस्ट बी क्या है? 400 करोड़ के एसेट्स 600 करोड़ देना है, तब 200 करोड़ तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि क्रेडिटर्स को कम देंगे, बाहर वालों का पैसा पहले चुकाना पड़ेगा, घर वालों से पहले पैसा मांगना पड़ेगा। तो घर वालों ने जिन्होंने पार्टली पेडअप किया उनसे मांग लेंगे, उनका पैसा जमा करेंगे, दे देंगे सबको। तो आप क्या बोलेंगे कि ये सारे लोग जो जिन्होंने पैसे दिए, जो हमारे शेयर होल्डर, वो कौन है? कॉन्ट्रीब्यूटर है। ये कॉन्ट्रीब्यूटर समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है? आप पढ़ो, आप समझ में आएगा। कॉन्ट्रीब्यूटर शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूटर की उसको क्यों आग लगी इतनी? वाइंडिंग अप करा दो। कंट्रीब्यूटर क्यों बोल रहा है वाइंडिंग अप करा दो? अरे इसमें कंट्रीब्यूटर भी लिखा ना यार। वो कब बोलेगा? उसको तो दर्द हो रहा है ना उसको। अरे तुम सुनो तो सही, कंट्रीब्यूटर जो आदमी है वो भी अप्लाई कर सकता है कि कंपनी को क्या कर दो। तो आप बोलेंगे तो ऑलरेडी क्या है, ये तो वो इंसान है जिसकी जो पार्टली पेडअप है, मतलब वो कंट्रीब्यूटर हो गया। तो क्या बोल रहे तुम अभी एक काम करो, क्या दे दो? पैसे दे दो। तो ये प्रपोज कंट्रीब्यूटर है। वाइंडिंग अप के पहले भी तो कंट्रीब्यूटर ही है वो। हाँ, मेंबर्स ही कंट्रीब्यूटर होंगे। तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो कंट्रीब्यूटर में क्या लिखा है? कंट्रीब्यूटर शैल बी एंटाइटल्ड टू बी प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी नॉट विथ स्टैंडिंग। अब इसको क्या बोला होगा कि काम करेंगे, कंपनी बहुत लॉसेस में आ रही, तुम अपना पैसा दे दो। तो आदमी बोलेंगे यार हमारे से पैसे ले रहे तुम, हम नहीं देंगे पैसे, एक काम करो कंपनी को बंद कर दो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? दैट ही मे बी होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स। क्या लिखा है? दैट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो, जरूरी नहीं कि क्या होना चाहिए कि फुली पेड अप है, अभी प्रपोज्ड है वो। और दैट द कंपनी में हैव, or that the company may have no assets at all or may have no surplus assets left for distribution among the shareholders after the satisfaction of liabilities। मतलब पूरा लाइबिलिटी देने के बाद में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, इसलिए तो कंट्रीब्यूटर पिक्चर में आ रहा है। समझ में आ रहा है? एंड द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कंट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम वर ईदर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम और हैव बीन हेल्ड बाय हिम। एक तो जिस शेयर्स के लिए इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है वो शेयर्स एक तो वो उसने आईपीओ से उठाए होंगे या स्टॉक एक्सचेंज से बाय किए होंगे, एंड रजिस्टर्ड हिज नेम फॉर एटलीस्ट 6 months ड्यूरिंग द लास्ट 18 months इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। समझा क्या लिखा है? मतलब पिछले 18 महीने में से कम उसने कितने महीने होल्ड करना चाहिए शेयर्स को? 6 महीने। मतलब अगर मान लीजिए आज मेरे हाथ में शेयर्स है तो उसमें क्या देखा जाएगा कि आदमी पिछले 18 महीने में से कितने दिन उसके पास में शेयर है, तो कितने दिन होना चाहिए? 6 महीने होना चाहिए। हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेट ऑफ व्हाट। ठीक है, वो उसका कोई बात नहीं। तो अब बताओ क्या बोलना है? कौन अप्लाई कर सकता है? कंट्रीब्यूटर भी कर सकता है, भले ही कौन सा उसने पेडअप किया है कि नहीं पेडअप किया है, कुछ भी चलेगा। और उसके बाद में क्या लिखा है कि अगर पिछले, कुछ नहीं लिखा रहे, सब बकवास लिखा है, पिछले 18 महीने में से अगर उसने 6 महीने होल्ड किया है, कभी हो सकता ना अरे आज ही शेयर कर दो ना, आज ही कंट्रीब्यूटर को बोलते तुम पैसे लाके जमा करो, तो बोलेंगे यार मैं अभी आया, अभी तुम बोल दे दो। एक काम करो ना, ये भी तो देखो मैंने शेयर्स कब लिए। अब ऐसा होना, मान लीजिए क्या हुआ, क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई होटल का एसी लिया, होटल का एसी रूम लिया, और जिस दिन आप ठहरने के तभी एसी खराब हो गया, तो होटल वाला बोल रहा तुमने खराब करी, और मेरे पहले 400 लोग रह गए, बोले नहीं तुम्हारे साथ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो ऐसी बात होगी। पिछले 18 महीने में क्या बोल रहा है वो, 6 महीने तक उसने होल्ड किया होना चाहिए, चाहे उसने खुद ने एक्वायर किया हो, चाहे उसको ओरिजिनली मिला हो। पर कब की बात कर रहे हैं?
जब कंपनी के पास में एक्चुअल में इनकी बारी कब आती नहीं मालूम क्या है, कब आया और क्या लिखा है, जब पूरे एसेट्स खत्म हो गए फिर भी लाइबिलिटी नहीं हो, उस केस में कंट्रीब्यूटर रहेगा। बताओ कंट्रीब्यूटर क्यों अदरवाइज करेगा, कंट्रीब्यूटर ये क्यों प्रपोज करेगा, जब उसको मांगेंगे तब। और ऐसे आमतौर पर हम मांगते ही नहीं। अगर मान लो मेरे पास 600 करोड़ का एसेट है और 400 करोड़ लाइबिलिटी है, तो मैं 200 करोड़ तो मेरे पास में ही पड़े, तो मेरे को कंट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। तो कंट्रीब्यूटर को आग कब लगती है, जब उससे मांगा जाता है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जान दो, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं। इतना है कि कंट्रीब्यूटर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्ञान लिखते हैं, 18 महीने में से 6 महीने होल्ड करना चाहिए उसने, कब, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर है, चाहे उसने कैसे भी एक्वायर किया हो, ठीक है ना। ये क्या लिखा मैंने, हाँ, द रजिस्टर शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर सबसेक्शन 1 और एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन वर्ड सबसेक्शन 1। क्या लिखा है ये, 271 का सबसेक्शन 1, एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन, क्या लिखा है, कौन नहीं कर सकता, कब नहीं कर सकता, बीडीई, बीडीजी। अब बीडीजी कौन सा है, देखो ये बीडी है, देखो ना बी कौन सा है, बी मतलब एसआर पास हुआ तो वो नहीं कर सकता रजिस्टर, डी मतलब क्या है कि वो सिक कंपनी की केस में नहीं कर सकता, और जी मतलब क्या नहीं कर सकता है, जब जस्ट एंड इक्विटेबल है। इन तीनों केसेस पे कौन नहीं कर सकता है अप्लाई, रजिस्टर। रजिस्टर ट्रिब्यूनल को नहीं बोल सकता। तो रजिस्टर कब कब नहीं बोल सकता, नंबर 1 सिक कंपनी वाले केस में, जस्ट एंड इक्विटेबल के केस में, और बी फॉर व्हाट, एसआर पास किया होता, क्योंकि एसआर पास करे तो मेंबर बोलेगा, और ये यहां पे तो ये तो सिक कंपनी, तो उसको कुछ लेने देना नहीं है, और लास्ट में जस्ट एंड इक्विटेबल तो ट्रिब्यूनल खुद ही सोचेगा। Provided that the registrar shall not present a petition on the ground that the company is unable to pay its debt unless it appears to him either from the financial condition, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 210। मतलब रजिस्टर को अगर ये जानना है 210 में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेटर ने बोला कि आदमी के पास में पैसा नहीं बचा है, तो 210 का याद है क्या आपको, तो इन्वेस्टिगेशन उसको तब मालूम चला 210 में ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस केस में क्या करेगा वो पिटिशन दाखिल करेगा, और क्या बोलेगा कि ये आदमी के पास में अनेबल टू पे इट्स डेट है, इसके ऊपर क्या करो, कार्रवाई कर दो, इसको बंद करवाओ। प्रोवाइडेड फॉर दैट द रजिस्टर शैल ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम व्हाट, किससे, मतलब किसी को अनेबल टू पे डेट्स करने के लिए अगर रजिस्टर अप्लाई कर रहा होगा तो इसको बंद करवा दो, तो वो क्या करना चाहिए, बोलो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है, अरे ऐसा कौन बोल रहा है, ये सेक्शन बोल रहा है आरओसी अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को विद द हेल्प ऑफ by taking prior permission of what, CG. Provided also that central government shall not accord its section unless the company has been given what, ठीक है। A petition presented by the company for the winding up before the tribunal shall be admitted only if accompanied by a statement of affairs in such a form। समझा क्या लिखा है, पिटिशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी अगर मान ली बोल रही है ट्रिब्यूनल को कि हम बंद करना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि ट्रिब्यूनल को फैसला लेने के लिए, डिसाइड करने के लिए अच्छा हो कि बंद करवाना है कि नहीं करवाना है, तो पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना चाहिए। बिफोर अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी प्रेजेंटेड बाय द कॉन्टिजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर इज एडमिटेड, द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी ऑब्टेन्ड फॉर द एडमिशन ऑफ द पिटिशन। अरे ये बहुत बेकार काम है, ये क्या बोल रहा है देखो ना, कॉन्टिजेंट प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर, ये क्रेडिटर भी नहीं है, हम क्रेडिटर बनने वाले हैं। मान लो आपकी और मेरी केस चल रही है और मेरे पास ठोस सबूत है मैं जीतने वाला है, तो मैं अभी प्रपोज क्रेडिटर हूं, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, पर उसके लिए क्या चाहिए आपको, द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, मतलब उनकी परमिशन चाहिए आपको। for the admission of the petition, and such leave shall not be granted unless is of the opinion that tribunal there is what prima facie case of the winding of the company until such security for the cost has been given, ठीक है। A copy of the petition made under this section shall also be filed with the registrar। जब भी आपने पिटिशन फाइल किया तो रजिस्ट्रार को भी फाइल करना चाहिए ताकि उनको भी समझे मम्मी वही है।
एंड द रजिस्ट्रार शैल विदाउट द प्रेजुडिस टू द अदर प्रोविजन सबमिट हिज व्यूज टू द ट्रिब्यूनल विद इन व्हाट, क्या लिखा है, मतलब किसी ने कि अगर ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया तो ट्रिब्यूनल के साथ साथ उन्होंने आरओसी को भी करना चाहिए, और आरओसी 60 दिनों के अंदर बोलेगा कि उनका इसके ऊपर क्या बोलना है, कंपनी बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी क्या राय बनती है। एवरीबडी गॉट इट। तो क्या पढ़ा हमने, 270, 71, 72, 270, 71, 72, 70 के बाद क्या लिखा था, वॉलंटरी हो सकता है कंपल्सरी। 271 में क्या लिखा, ये सारे ग्राउंड्स ये कंपल्सरी के बंद होने के, और 273 में 72 में क्या लिखा है, ये सारे लोग हैं वो कर सकते हैं। कुछ कहना है आपको, बोलो। आज की तारीख में जब तुम अगर शेयर होल्ड कर रही हो, तो तुम्हें अप्लाई नहीं कर सकती हो। हाँ तो वो आने वाला अभी, वो कंट्रीब्यूटर नाम का एक सेक्शन है, उसमें पूरा डिटेल में आ जाएगा कौन से कंट्रीब्यूटर से मांगते हैं, किससे नहीं मांग सकते। एक्चुअली कंट्रीब्यूटर हमने पूरा अभी तक तो वो उसके बीच में पढ़ा है, कंट्रीब्यूटर पूरा एक सेक्शन है, ठीक है, 326 में आएगी। फिर ये सेक्शन क्या कहलाता है, ओवर राइडिंग बेबी, इट्स एन ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। दोस्तों आप सभी को देखना होगा, प्रपोर्शनेट पेमेंट होगा। इधर देखना मेरी पास, अगर मान लीजिए कंपनी के पास में 100 करोड़ के एसेट्स है, कितने हैं, और आज सभी भी जानते हैं सबसे पहला नंबर किसका लगता है, सबसे पहले नंबर लगता है और किसी का नहीं, टन टन, और रैंक प्रेफरेंशियल पेमेंट, मतलब 2 बच्चे इसके पैदा होंगे, कौन से नंबर 1 वर्कमैन एंड वॉट। जब मैं दोस्तों पिछली बैच में पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था पैरी पस्सू पैरी पस्सू, पैरी पस्सू का मतलब होता है टू हैव इक्वल राइट्स। दोनों को अगर मान लो, अगर इधर देखना मेरे पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, और वर्कमैन के पैसे है 300 करोड़, और मान लीजिए सिक्योर्ड क्रेडिटर के पैसे है 600 करोड़, 900 करोड़, और साला पैसे 1200 करोड़ देना है, हाथ में कितने, तो किसको मिलेंगे, दोनों का भी लेवल एक समान होगा। तो इसको डिवाइड करना होगा 3:9 में, मतलब 1:3 में। तो मतलब किसको, वर्कमैन को मिलेंगे 25 करोड़, इसको मिलेंगे 75 करोड़। अगर मैथ समझता हो तो समझ गया हो, प्रोपोर्शनेट लिखाने का उस पर जाने का, और बाकी पैसे अरे बाकी बचत देंगे ना, कहां से लाएंगे। ऐसा मैं पिछली बैच तक पढ़ा रहा था, ये क्यों पढ़ा है फिर, अब मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे साथ आइए भाई यार भाई। अब की बात लगाए, वर्कमैन में उन लोगों को इज्जत दी गई है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। पेबल 2 years प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, मतलब जिन लोगों का 2 साल से पैसा अटका हुआ है, ऐसे वो गरीब लोग, ऐसे वो वेजेस, ऐसे वर्कमैन, ऐसे ब्लू कॉलर के लोग जो लाडला मूवी में काम कर रहे थे, मतलब फैक्ट्री में रूट पर जो हमारे जैसे लोग की बात नहीं, मैं एम्प्लॉय की बात नहीं, मैं वेजेस की बात कर रहा हूं। 2 साल से गरीबों का पैसा नहीं दिए गए। हो सकता है कंपनी फैक्ट्री बंद है, 2 साल से बंद है, कि कब से बाकी पैसा, 2 साल से उनका पैसा पेंडिंग है। तो अब की बार बोला है, अगर 100 करोड़ रुपए बचा है असेट्स, और इनमें से मान लीजिए इनका पैसा है 100 करोड़ और इनका पैसा है 200 करोड़, ये मान लो 300 करोड़। तो पहले मैं करता था 1:3 कर दो, और ये पैसे इसको 25 दे दो, इसको 75 दे दो। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दोस्तों, मुझे देखना होगा, ये मैं कट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए इनका पैसा है 20 करोड़,
किसका? 2 साल से ज्यादा वाला पैसा, मतलब एम्प्लॉय का पैसा 2 साल से पहले से 20 करोड़ रुपए बाकी बेचारे लोगों का। तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ गए, 80 करोड़ बचे, और ये 80 करोड़ अब इन दोनों में बांट दो। कैसे बांट दो? उनका जितना पैसा है उस बेसिस पे बांटो। तब इनका कितना पैसा है? मान लो ये 20 करोड़ हटाने के बाद बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इनका पैसा था 45 करोड़ और इनका पैसा था 75 करोड़। आप मुझे बताओ क्या बोलना चाहता है? अभी इसमें से 20 करोड़ तो गए, अभी 25 करोड़ 75 करोड़, तब जो बचे कितने हैं? 80 करोड़ बचे। 80 करोड़ में से इसको 1:3 में बांटना पड़ेगा। तो किसको मिलेगा 20 करोड़? वर्कमैन ड्यू को, मतलब कौन से वर्कमैन वाले को? बाद वाले को। तो इनको मिलेंगे, इनको कितने मिलेंगे? 20 हो गए। इसी को मैं इज्जत से लिख लेता हूं। बहुत नौटंकी हो गई इस क्वेश्चन में। बोल दो भाई, बोल दो, बोलो क्या लिखना है मुझे? अरे आप कुछ बोल रहे नहीं। सबसे पहले तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट। इधर देखो, टोटल अमाउंट 100 करोड़ माइनस वेजेस 2 years से भी ज्यादा ओल्ड है, ऐसे कितने हैं? 20 करोड़। कितने बचे अभी? अब क्या करूं? इसके 2 पार्ट। किसके पार्ट? वेजेस विद इन व्हाट? विद इन 2 years। सिक्योर्ड क्रेडिटर। समझा? अब क्या करेंगे? ये है 80 करोड़, ये 2 करोड़, ये। अब बताओ क्या करें इसमें? अगर मान लो यहां पे जो भी होगा इनमें प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पे कितना लिखूं मैं? अगर मान लीजिए इनका पैसा कितना है और इनका है 75 करोड़। सब कैसे कैसे मिलेंगे फिर इसको? इसको कितने मिलेंगे? इसको कितने? इसको मिलेंगे 20 करोड़ और इसको मिल जाएंगे कितने? 60 करोड़। बोल दो नजर। हो गया? लिख भी दिया आपने? वाह, फैंटास्टिक। मैं सिर्फ पढ़ूंगा इसको थोड़ा सा, फिर आप घर पे जाएंगे आज के लिए। Oh my God, oh my God, oh my God. Check it out, baby. What is this? Notwithstanding, oh baby, where are you? Where are you? Where are you? Notwithstanding anything contained in this act, मतलब बाकी सब क्या तेल लगाने, ये जो लिखा है वही फाइनल। क्या लिखा है देखिए? वर्कमैन ड्यू एंड डेट ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर टू द एक्सटेंट टू सच डेट रैंक अंडर दिस रोमन 3 of the proviso of 325(1) subsection 1 परिपशु। परिपशु मतलब क्या? इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स मतलब ऐसा नहीं कि 80 करोड़ के 40 करोड़ 40 करोड़, उसके अमाउंट के हिसाब से। शाल बी पेड इन व्हाट प्रायोरिटी बेसिस, मतलब सबसे पहले रैंक किसकी लेंगी? इन दोनों की। नहीं, इन दोनों की। कौन से दोनों की? वर्कमैन की और सिक्योर्ड की। बाकी अनसिक्योर्ड और गवर्नमेंट हो तो बाद में है। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड अभी है, ये पूरा नया अमेंडमेंट है। द सम टुवर्ड्स wages and salary referred in subsection 1 this which are payable for period of 2 years preceding the winding up or such other period as will be prescribed shall be paid in priority of all other dates। मतलब उनको पहले, और जो बच्चे रहेंगे फिर बाकी प्रोपोर्शनल देंगे।
विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। क्या लिखा है? विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द सेल ऑफ एसेट। जैसे एसेट बेच दोगे 30 दिनों के अंदर उसका पैसा दे दो। बी सब्जेक्ट टू सच चार्ज और द सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एज बी। ठीक, आगे बढ़ना। क्या लिखा देना? द डेट पेबल अंडर द प्रोविजो, ये प्रोविजो है, इसको प्रोविजो बोलते हैं। टू सबसेक्शन 1 शैल बी पेड इन फुल बिफोर एनी पेमेंट मेड टू सिक्योर क्रेडिटर। समझे? किसको पहले पेमेंट कर देना चाहिए? उनको। ये प्रोविजो में किसको लिखा है? जो नहीं क्या 2 साल से, उनको पहले। और इन फिर बाद में मेड पेमेंट टू द सिक्योर क्रेडिटर एंड अदर एंड देयर आफ्टर डेट्स पेबल अंडर द सबसेक्शन 1 सबसेक्शन शैल बी पेड इन फुल unless the assets are insufficient to meet them, in which case they shall abate equal proportion। समझा गया? अगर पूरे पैसे होंगे तो, अगर मान लो बहुत ही पैसे तो पूरे दे दो भाई, और अगर मान लो पैसे इनसफिशिएंट है तो फिर वो उनको प्रोपोर्शनल इक्वल प्रोपोर्शन। समझा गया? अबेट इक्वल प्रोपोर्शन मतलब क्या? प्रोपोर्शन मतलब उनके पैसों के प्रोपोर्शन के हिसाब से। ऐसा मतलब 80 करोड़ मतलब 40 करोड़ 40 करोड़, ऐसा नहीं है वो। ठीक है ना? I think I should see you tomorrow, guys. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Take care. Bye-bye. God bless.